नमस्कार। कुमाऊं रीजन के पहले मान्यता प्राप्त पत्रकारों में से एक इस्लाम जी इस समय हल्द्वानी में रहते हैं। पुराने गांधीवादी कार्यकर्ता हैं और जिस समय ये स्टाफ रिपोर्टर थे, कुछ लोगों को ही मान्यता प्राप्त हुई थी। हम इनसे बातचीत करेंगे इनके पत्रकारिता के करियर के बारे में और गांधीवादी विचारधारा के ऊपर। इस्लाम जी, सबसे पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। 1972 में आज़ादी का 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उस दौर में स्कूल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। उसमें नाटकों में भी हिस्सा मैंने लिया। उसमें एक भगत सिंह पर एक नाटिका हुई थी, उसमें मैंने सहायक का रोल किया था। तो सांस्कृतिक रूप से जिसे बोलना चाहिए आपका अवेयरनेस या कह लीजिए जागरूकता, स्कूल के टाइम से ही हमारी पड़ गई थी। 1975-76 से ही स्थानीय जो अखबार थे, यहाँ पर एक पार्वती नाम का अखबार था, उसमें छुटपुट लिखने लगे। खबरों के रूप में कह लीजिएगा या टिप्पणी के रूप में लिखने लगे। कोई ऐसा स्वतंत्र पत्रकारिता जैसा कॉन्सेप्ट उस टाइम पर नहीं था। 1970 में हल्द्वानी से जो है उत्तर उजाला शुरू हुआ। उसमें हम जो है लेखक के रूप में जुड़े, उसमें लिखने लगे और उसी में हम सिटी रिपोर्टर के रूप में कार्य करने लगे। तो आप कह सकते हैं कि हल्द्वानी नगर में जो उत्तर उजाला अखबार था, उसके सिटी रिपोर्टर के रूप में शायद मेरे ख्याल से मैं पहला पत्रकार रहूँगा जो 77-78 में पत्रकारिता के दौर में या डेली पत्रकारिता करते थे। 48 साल पहले की बात है जी। तो उत्तर उजाला उस टाइम पर शुरू हुआ था और पंतनगर में जो श्रमिकों का, मजदूरों का आंदोलन हुआ, वहाँ पर मजदूर आंदोलन में मरे थे, उस दौर में बड़ा लोकप्रिय हो गया था। बाद में बड़ा डिस्प्यूट हुआ और उसमें पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन हम फिर भी काम करते रहे और करीब 6-7 महीने तक मैंने उस अखबार में लेखक के तौर पर, एक पत्रकार के रूप में, डेली पत्रकार के रूप में मैंने उसमें काम किया। यहाँ तक कि जो पंतनगर कांड के बारे में न्यायिक आयोग गठित हुआ था, श्रीवास्तव आयोग, उसकी भी रिपोर्टिंग मैंने उस दौर में की थी। तो ये पत्रकारिता का आरंभ कह लीजिएगा 1970-78 से मेरा हुआ। उसी दौर में नैनीताल में नैनीताल समाचार नाम से एक पाक्षिक पत्रकार हमारे बड़े भाई श्री राजीव लोचन शाह जी द्वारा बनाया गया, स्टार्ट किया गया। उसमें भी हम लिखने लगे। उस टाइम पर दिल्ली के अखबार दोपहर में पहुंचते थे और कभी कभी अगले दिन पहुंचते थे, और ये दैनिक अखबार लोगों के तक पहुँचे। ये अमर उजाला ने परिपाटी 1969 के आसपास या 68-69 में शुरू की थी और हमारे मित्र इसमें काम करते थे। कब करते थे, पहले अमर उजाला 10 पैसे का हुआ करता था एक ज़माने में। 70-78 में हम लिख रहे थे तो कुछ अखबार और आने की बात हुई है, बरेली से जो छपने की बात कि आने वाले हैं। तो उसमें एक स्थानीय रूप से एक स्थानीय उद्यमी थे गुप्ता जी, उन्होंने नवसत्यम नाम से अखबार शुरू किया। नवसत्यम नाम से अखबार शुरू किया। ये 84-85 के आसपास की बात। तब तक हम लखनऊ के अमृत प्रभात में और दूसरे अखबारों में लिखते थे और अमर उजाला में भी लिखने लगे थे हम। अमर उजाला में हमारे फीचर जो है वो बड़े पढ़े जाते थे और इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो की शुरुआत जो है मैंने अमर उजाला से शुरू की। आज के दौर में इन्वेस्टिगेशन वाली जर्नलिज्म खत्म होती जा रही है। हमारे टाइम पर तो वही एक ऐसी चीज़ थी जो जिसे बोलना चाहिए किसी पत्रकार का एसिड टेस्ट हुआ करता था। खोजी पत्रकारिता ही एक ज़माने में पत्रकारों का कहना चाहिए आपका स्टैंडर्ड हुआ करता कि वो कितनी खबरें निखार वहीं से आता है। हाँ, उसका मतलब भी वही है। हाँ, और ये अभी मैं जैसे कल बात कर रहा था, सोशल मीडिया में बातचीत कर रहे थे कि जो पत्रकार हुआ, आँख कान अब सब सारी इंद्रियां हमेशा खुले रखता है जी। और बहुत सी खबरें राह चलते हुए, कैफे में बात करते हुए,
बसों में जाते हुए, यानी सामान्य जीवन में आप कैसे क्या बोलते हैं खबर खींचें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक मेरी एक खबर का स्कूप जो है वो निकला एक रेस्टोरेंट के एक चाय की दुकान पर चाय और पकौड़ी खाते हुए। पता चला कि एक चीनी मिल में बड़ा घोटाला हो रहा है। और जब पता ही चला कि मेरे साथ बैठने वाले जो दो लोग चाय पी रहे थे वो आपस में चुपचाप बात कर रहे थे कि यार वो चीनी का इतना हो गया, इतना चीनी ऐसा हुआ, जीएम ने ऐसा कहा, और तो मेरे कान खड़े हुए। मैं चुपचाप चाय पीने लगा, कोई इंटरफेयर नहीं, क्योंकि वो इस लेवल के नहीं कि मैं उनसे कुछ पूछूं। वो जितना बता सकते थे उनको वो बात मैंने याद कर ली और फिर उस पर काम किया। एक शानदार स्टोरी बन गई। ऐसी मेरे बहुत सी स्टोरी जो हैं, बहुत राह में चलते हुए, बस में सफ़र करते हुए लोग बात कर रहे हैं, हम अनजाने रूप में जा गए और वो लोग बात कर रहे हैं, अनजाने रूप में हम उनसे में शामिल हुए, एक स्टोरी निकल गई। तो खोजी जर्नलिज्म जो है वो मैंने काम जो है उसमें आपका अमर उजाला में किया। एक छोटी सी घटना हुई, इम्तहानों के बाद, वार्षिक परीक्षा के बाद एक रैकेट था नैनीताल ज़िले में जो फेल बच्चों को पास कराता था। फेल हो गए बच्चे तो एक रैकेट था जिसमें मास्टर शामिल थे, उसमें बहुत क्लर्क शामिल थे, वो कुछ ले दे करके जो है पास कराया था। ऐसी मास्टरों की बात से पता गया कि ये ऐसा कुछ होता है। उसमें काम किया और काम करके अमर उजाला में बड़ी शानदार स्टोरी बनी कि कैसे जो है फेल बच्चों को पास कराया जाता है। बड़ा हड़कम मचा, बड़ा बवाल हुआ साहब। अफसर बड़े बड़े बिजली, लेकिन बात सच थी। और तो और मेरे एक मास्टर जिन्होंने मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया था, वो उन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया कि तूने हमारी आमदनी खत्म कर दी। अच्छा। नारीमन चौराहे पे मेरे ब्लॉग में अभी भी लिखा अभी भी है कि किस तरह मेरे उन मास्टर साहब ने चौराहे पर, जो तो बड़ा बनता पत्रकार, मेरी अंदर साल भर में कोई कमाई हो जाती, ये फलाना ढिम करा। और उनकी बात जब पहले तो मैं समझा नहीं, लेकिन बाद में जब मैं समझा कि ये उस खबर की वजह से मुझसे नाराज हैं, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा चलो मेरी खबर जो है कहीं सही जगह पर लगा, असर हुआ। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं जो थी वो खोजी पत्रकारिता का हिस्सा हुआ करती थी। और उस दौर में बड़ा खतरे भी थे। उसके दौर के बाद जो है वो पंजाब का जो आतंकवाद, जिसे सोकाड़ आतंकवाद कहते थे, वो भी शुरू हो गया था। उसके अपने खतरे थे और फिर दबाव बहुत हुआ करता था। उस दौर में दबाव था, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस दबाव को भी बड़े आसानी से हम झेल लिया करते थे। नारायण तिवारी जैसा बड़ा शख्सियत जैसी थी उस दौर में, जो अपने खिलाफ खबर जो है वो पसंद नहीं करती थी। सब दौर के दौर में होते, उनसे हम कैसे बचते थे। उनके चरण स्पर्श नहीं किए हमने, कभी भी नहीं। और पत्रकारिता करते थे, चरण स्पर्श करते थे, हमने नहीं किए। इसलिए उनसे कोई लाभ भी नहीं लिया हमने। लोगों ने लिए लाभ, मकान बनाए, गाड़ियाँ ली, ठेके लिए, ये लिया, वो किया। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमें इसी बात का संतोष रहा कि हम किसी नेता के कहने पर, नेता के कृपा से कभी कुछ नहीं बने, ना कुछ करना चाहा हमने। तो बहर क्या, ये दौर था कि जब पत्रकारिता का कोई अहमियत हुआ करती थी, जिसमें आपका बड़ी इज्जत थी और बड़ा कहने सम्मान था, लोग बैठाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, कोई सी बात हम पूछते थे, हम कहते थे पत्रकार हैं, तो लोग बाकायदा रिएक्शन करते थे, इज्जत देते थे और कहते जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मेरा एक मित्र जो पुलिस में था, जो बाद में सीओ में के पद से रिटायर हुआ, वो बताता था कि वो जब गढ़वाल के किसी इंटीरियर इलाके में था, थानेदार था, तो मेरे आर्टिकल छपते थे नवा टाइम्स में। कहता जी अगले दिन तुम्हारा अखबार आता है नवा टाइम और तेरा आर्टिकल होता, तो मैं सबको सुनाता हूँ, देखो मेरे दोस्त जो है ये लिखा और कितनी इम्पोर्टेंट बात, बढ़िया खूबसूरत बात। वो रिटायर होकर के वहाँ रह रहा है, देहरादून में रह रहा है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, मतलब राजनीतिक रूप से भी, मतलब बड़े से बड़े नेता कैसे हमसे परेशान रहे, फिर हमने उनकी बात
जनता के जब सामने हित सामने रखे तो उनकी बात कैसे नहीं मानी, कैसे हमने टर्न डाउन किया, बड़े बड़े अफसरों ने हमसे कैसे दबाव डाला। उसने मुझे बहुत परेशान किया उस अफसर ने, वो इतना रख दीजिए, बहुत परेशान किया। और बात को वो अफसर एक बड़े स्कैंडल में पकड़ा गया। यहाँ से जाने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ दिया। मतलब जिस अफसर ने मुझे परेशान किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ा, और जो सस्पेंड हुआ मरते मर गया, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। कितना खतरनाक था मैं जानता हूँ उसको। उसने मुझे कैसे धमकी दी थी। मैं तो बहुत छोटा पत्रकार था। तो बैठ के बहुत देखा हमने, मायावती का गुडबुक में रहा वो पहले वो तिवारी जी के गुडबुक में था। तो बैठ के बहुत किस्से आए। एक किस्सा, एक जो आपका कार्बेट पार्क है वहाँ पर कुछ अफसर ISPC अफसर घुस गए। टाइम पर अफसरों की चलती थी, घुस गए, उन्होंने कुछ जानवर ही मारे और आपका सैर भी करी अनधिकृत रूप से। तो एक ढाका DFO था, उसने पकड़ लिया, उनका चालान कर दिया। लेकिन वो चूँकि अब हाई लेवल की बात थी, वो छोटा छोटा हो गए, कहा नहीं करता, वो छोटा, वो जैसे बोलते हैं ना, कुछ जुर्माना ला के छोड़ दिया। कौन लिखे साहब? मुझे पता चला, मैं लिखा। और जिंदगी भर उससे दुश्मनी झेली मैंने, उस अफसर से। आप स्टाफ रिपोर्टर भी रहे, आपकी सैलरी की एक जमाने में बहुत अच्छी सैलरी रही। देखिए साहब, हमारे ज़माने में जब मैंने स्टार्ट की तो ज़्यादातर जो पत्रकार थे वो रिटेनर थे, रिटेनर जिनको बहुत कम कॉलम बेस पर या कुछ फिक्स थोड़ा बहुत मिल जाता था, बहुत कम पैसा। सन 85 में मैं जब नवसत्यम अखबार का स्टाफ रिपोर्टर बना तो मेरी तनख्वाह 750 रुपये थी। 1985 में मैं 750 रुपये की तनख्वाह पर, जब बरेली का बड़ा अखबार अपने फुटकर पत्रकारों को 400 रुपये दिया करता था, अधिकतम 400 रुपये दिया करता था, तब मुझे 750 रुपये की तनख्वाह ऑफ़र थी और मैंने उस ऑफ़र तनख्वाह में काम किया। तनख्वाह थी इसलिए मैं किसी दबाव में नहीं रहता था। ये वास्तव में बढ़िया बात है, ताकि हम कुछ दूसरे अनैतिक काम ना कर पाए। जी, और कुछ थोड़ा चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, कुछ गांधीयन कॉन्सेप्ट था कि हमने समाज के लिए करना है, हमने अपने लिए नहीं करना पत्रकारिता। तो उस दौर तक के मेरे घर जो है वो टूटा हुआ घर था, टीन की छत थी, और लेकिन उस 750 में मैं खुश रहा। और बाद में हालांकि बढ़ गई, तनख्वाह मेरी बढ़ गई थी। बाकी बाद में पत्नी चूँकि गवर्नमेंट जॉब में आ गई तो हमारे लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं रहा, और हमने कभी पैसे की वजह से पत्रकारिता के किसी मूल्यों पर कैसा समझौता नहीं किया। आप गांधी विचार से कैसे जुड़े, और अभी आप उत्तराखंड सर्वोदय मंडल में हैं? देखिए, शायद मैं आपको कह रहा था कि मैं लिखने पढ़ने का शौक़ था। तो लिखने पढ़ने में क्या हुआ कि हमारे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो उर्दू की है। हमारे घर में उर्दू का माहौल था, उर्दू की किताबें आती थी, उर्दू की किस्से कहानियाँ पुरानी सुनी जाती थी। हमारी माँ को स्वतंत्रता सेना संग्राम के टाइम पर रानीखेत की काफ़ी याद थी। गांधी की जब शहादत हुई तब हमारी माँ को पूरा, उन्होंने उसकी मंजर कशी कर रही थी कि क्या हुआ था उस दौर में, कैसे हालात थे रानीखेत के आसपास के। तो गांधी के बारे में सिक्योरिटी पहले से थी, पढ़ने वाले थे, इसलिए हमने अपने स्कूल में और उसके बाद सामने लाइब्रेरी में खूब पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते जब मैं शायद आपसे कह रहा था कि मैं 1970 में उत्तर में आया, तो 1978 जनवरी में 29 और 30 जनवरी 1978 को मैंने 2 सीरीज में गांधी पर एक लेख लिखा, जिस शीर्षक का नाम था गांधी की दूसरी हत्या, जिसमें मैंने उस दौर में गांधी के साथ हो रही नाइंसाफ़ी, आपको थोड़ा मैं याद दिला दूं कि उस दौर में जनता पार्टी की शासन था, और जनता के पार्टी की शासन में जो इस दौर के जो संघ के जो मतलब वैचारिक रूप से वो मजबूत थी। उसी दौर में ये बड़ा बहस थी कि जनता पार्टी के सदस्यों की दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए,
उनको अपना संबंध संघ से विच्छेद कर देना चाहिए। समाजवादी जो उस दौर के नेता थे, मधुले में से लेकर के आपका सभी लोग थे, वो डिमांड करते थे कि इनका विच्छेद, इनकी जो दूसरी सत्ता खत्म होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर जनता पार्टी का टूटन हुआ और जनता पार्टी अलग बनी। उसके बाद फिर ये कहीं भी नहीं रहे, बाद में इनका भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मैंने जो आर्टिकल लिखा उसमें बाकायदा पूरी कारण लिखे थे किस तरह गांधी के मूल्यों की अवहेलना की जा रही है, और उस मूल्यों की अवहेलना, गांधी मूल्यों की अवहेलना करके उसकी हत्या की जा रही है। 2 किस्तों में यह आर्टिकल था जो स्थानीय अखबार में छपा। जब छपा तो लोगों ने 2 तरह की प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस के लोग और गांधी से मोहब्बत करने वाले लोग, उन्होंने मुझे गांधीवादी माना, और जो दूसरे विचार के लोग थे उन्होंने मुझे विरोधी माना। लेकिन मैं अपने आप को गांधी के साथ इसलिए अटैच कर पाया क्योंकि हम पहले से जानते थे कि गांधी ने इस देश के लिए क्या किया, जी जी, कैसे क्या किया। गांधी को पढ़ा था, इसलिए हम गांधी के साथ सहानुभूति में थे। कुछ उस दौर में पढ़ते रहे। गांधी के जो विनोबा थे, विनोबा से मिलने के लिए फिर मैं उस दौर में 82 में आपका पवनार गया था। पवनार हम गए थे, तो उस दौर में मतलब विनोबा के देहावसान के कुछ महीने पहले मैं उनसे मिल के आया था। पवनार, विनोबा भावे से मिल के आया था पवनार में। शायद मई की बात थी, और वो उनका शायद नवंबर में, सितंबर में शायद वो गुजर के विनोबा भावे। तो उस दौर में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की बड़ी चर्चा होती थी, बड़ा क्रांतिकारी था। तो एक तरफ तो जहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन की चर्चा होती थी, तेलंगाना आंदोलन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो बड़ा मशहूर तेलंगाना आंदोलन हुआ है, जिसमें मखदूम मोहिउद्दीन नाम के एक शायर थे, उनकी बड़ी शायरी बड़ी मकबूल हुई थी, वो उसमें बड़े। और दूसरी तरफ विनोबा भावे जिन्होंने अहिंसक रूप से भूदान आंदोलन चलाया, जिसमें करीब 45 लाख एकड़ जमीन दान में लेकर के लोगों को बांटी। ये अलग बात है कि उसका त्या पाचा था, वो अलग विषय है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि भूदान के में विनोबा ने इस मुल्क में ये बताया कि लोग गांधी मूल्यों पर परिवर्तन भी ला सकते हैं। भूदान आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण था। लेकिन जैसे मैं शायद आपको अनौपचारिक बात में कहा कि जिस तरह गांधी के इस बात को कि इस देश में अस्पृश्यता दूर करने की जिम्मेदारी बहुसंख्यक वर्ग की है, और वो जिम्मेदारी बहुसंख्यक वर्ग ने नहीं उठाई, ठीक वैसे ही विनोबा का जो कॉन्सेप्ट था बराबर की खेती का या खेती के साथ ग्राम स्वराज का, वो बहुसंख्यक समाज ने उसको अहमियत नहीं दी। तो कुल मिलाकर के हमारा इससे गांधीवाद से थोड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा। फिर पता ही चला कि गांधी ने अपने जीते जी एक संस्था की कल्पना करी थी, जिसका नाम था अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल केंद्र। और इसकी जो गठन था वो मार्च 1948 को होना था, जिसमें गांधी जी ने जाना था। आप समझे बात को। लेकिन उनकी जो कि शहादत हो गई, जनवरी 30 को जनवरी हो गई, तो वो नहीं जा पाए। अगर वो होते तो वो खुद उसकी गठन करते। तो मार्च 1948 में वर्धा में या सेवाग्राम में एक सम्मेलन हुआ गांधीवादियों का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, प्रमुख रूप से तो विनोबा भावे की उसकी भूमिका थी, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल, जिसे सर्व सेवा संघ नाम दिया गया, उसकी स्थापना की। उसकी स्थापना गांधी के मूल्यों को बढ़ाने की, गांधी वैचारिकों को मजबूत करने की, गांधी के ग्राम स्वराज को क्या बोलते हैं मजबूत करने की, और साथ साथ गांधी संस्थाओं से में एकरूपता लाने के लिए, समन्वय करने के लिए। गांधी के संबंध बहुत हैं। खादी के बारे में बात करने के लिए कि खादी से कैसे हम करें, ग्राम उद्योग से कैसे आगे बढ़े। तो ये 1948 में सर्वोदय मंडल का गठन हो गया, या कह लीजिएगा सर्व सेवा का गठन हो गया।
इसके दो नाम हैं, अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल और जो उसका शॉर्ट नाम है वो सर्व सेवा संघ है। सर्व सेवा संघ के हर जिले में सर्वोदय मंडल हैं। उसकी जो इकाई का नाम है वो सर्वोदय मंडल के नाम से है। जैसे यहाँ पर है उत्तराखंड सर्वोदय मंडल, महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल, या हरियाणा प्रदेश सर्वोदय मंडल, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल। तो हर प्रदेश में एक इसका स्थानीय इकाई है, जैसी इकाई उत्तराखंड में। उस उत्तराखंड सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष मैं हूँ। करीब 3 साल पहले 2011 मुझे पहली बार बनाया गया था और अभी पिछले साल 20 अक्टूबर को दोबारा मुझे जो है 3 साल के लिए फिर दोबारा चुन लिया गया। तो मैं उत्तराखंड सर्वोदय मंडल का विधिवत रूप से चुना गया अध्यक्ष हूँ। उससे पहले मैं महामंत्री रहा उत्तराखंड सर्वोदय मंडल का, करीब 6-7 साल तक मैं महामंत्री रहा। इस्लाम जी, आज के समय में गांधी विचारधारा की जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी, उसकी क्या अहमियत है? देखिए, पहले बात तो समझिएगा कि गांधी ने इस देश में ग्राम स्वराज से इस देश की विकास की कल्पना करी थी, लेकिन उससे पहले कल्पना और करी थी जिसके बारे में लोग बात करते। वो करी थी शांति की, सहअस्तित्व की, धार्मिक सौहार्द की, आपसी भाईचारे की, अस्पृश्यता की। ये इम्पोर्टेंट, ये ग्राम स्वराज से पहले की अवधारणा है। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर गांव में सब जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, तो पहली ज़रूरत है कि उनमें आपस में एका हो, मोहब्बत हो, एका हो, भाईचारा हो। तो गांधीवादियों की पहली जिम्मेदारी जो है देश में एका, शांति करने की है। फिर आप जैसे जानते होंगे कि जिस समाज में शांति होती है, समन्वय होता है, वहाँ पर विकास के लिए वातावरण बनता है। मूल रूप से ये बात है कि जो स्थानीय संसाधन हैं गांव के, उसके बाद इलाके के, फिर उसके बाद प्रदेश के, फिर देश के, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो प्रबंधन है वो स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाए, यही मूल रूप से गांधीवाद का कॉन्सेप्ट है, ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, खेती है, खेती व्यक्तिगत खेती हो सकती है, वो सामूहिक खेती हो सकती है, वो कोऑपरेटिव भी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव होकर के फिर उसका मार्केटिंग कोऑपरेटिव हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आज हमारे देश में किसान सिर्फ गेहूं उगाने तक रह गया, लेकिन बाकी हिस्सा जो है वो कॉर्पोरेट के हिस्से में चला गया। आज जो बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हैं वो उसका गेहूं लेकर के स्टॉक करेंगे, वो प्रोसेस करेंगे, वो कुछ उसका फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचेंगे और माल कमाएंगे। तो गांधीवाद का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये है कि जो संसाधन हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, या और फल हो या सब्जी हो, उसका जो खेती से लेकर के उसका विपणन तक या अल्टीमेट तक के जितना हो सके वो किसान करें, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर गांव हो सके। अगर आप देखें इस बात को, इसको बहुत आसानी से मैं समझा चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि चीनी मिलें, जो आपकी चीनी मिले हैं मूल रूप से किसानों की चीनी मिले हैं, किसान सहकारी चीनी मिल। जी। क्या है कि किसान मिले, उन्होंने कहा भी हम गन्ना उगाते हैं, चलो भाई इसको के लिए फाइनली हम चीनी मिल लगाते हैं। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें किसान रहे, वो तय करें कि कौन मैनेजर होगा, कौन अध्यक्ष होगा, ये हुआ फलाना ढिमकाना, और फिर वो चलाएं। लेकिन क्या हुआ, इसमें ब्यूरोक्रेटी बैठ गई जी। जो एक किसान सहकारी चीनी मिल होनी चाहिए थी, वो सरकारी चीनी मिल होकर के वो शासन करने लगे कि वो तय कर रहे हैं कि हम गन्ना की पर्ची हम बनाएंगे और हम कब पैसे देंगे, हम तय करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खिलाफ है। तो मेरी बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि मैं समझता हूँ मैं इसमें सफल रहा हूँ, इसमें कामयाब रहा कि जो संसाधन हैं गांव के, उसका अल्टीमेट लाभ जो है वो
गांव वालों को ग्रोइंग मिले, वहीं से उनकी तरक्की। ये आज की बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। इस्लाम जी, आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार, शब्बा खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, मुझसे बातचीत करी और गांधी जी के बारे में और गांधी विचार के बारे में मेरी बात जानी। मुझे उम्मीद है कि ये जो वार्ता है, जो श्रोता हैं उनको अच्छी लगेगी और उस पर वो कुछ विचार करेंगे। धन्यवाद।